नमस्कार, स्वागत है राज्यसभा टीवी में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। आइए शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। कामदारों का अपमान करना नामदारों की आदत। देश के 25 लाख चौकीदारों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवाद में कहा, आज चौकीदार शब्द बन गया है देशभक्ति का पर्याय। सर्जिकल स्ट्राइक पर सबूत मांगने वालों पर भी बोला हमला। बीजेपी का केरल में बीडीजेएस और केरल कांग्रेस से गठबंधन। 14 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच गठबंधन। जम्मू और उधमपुर में कांग्रेस तो श्रीनगर में फारूक अब्दुल्ला लड़ेंगे चुनाव। अनंतनाग और बारामूला में दोस्ताना मुकाबला। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कृषि, ग्रामीण विकास और स्वास्थ्य के लिए बताई संघीय संस्था की जरूरत। कहा, इससे संस्थानों का बेहतर इस्तेमाल होगा और गरीबों को मिलेगा फायदा। जीएसटी काउंसिल को बताया केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग का बेहतरीन नमूना। समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट केस में पंचकुला की एनआईए अदालत का फैसला। अदालत ने मुख्य आरोपी असीमानंद समेत सभी 4 आरोपियों को किया बरी। समझौता एक्सप्रेस ट्रेन में 18 फरवरी 2007 की रात को हुआ था बम धमाका। और पीएनबी घोटाले का आरोपी नीरव मोदी लंदन में गिरफ्तार। वेस्टमिंस्टर कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 29 मार्च को। पीएमएलए कोर्ट ने नीरव मोदी की 173 पेंटिंग्स और 11 कारों की नीलामी की दी इजाजत। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति के 2 दौर की बैठक के बाद भी उम्मीदवारों के नाम पर सस्पेंस बरकरार है। उम्मीदवारों के नामों पर मंथन के लिए आज फिर चुनाव समिति की बैठक हो रही है और इसके बाद लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची को अंतिम रूप दिया जाएगा। इस सूची में अगले महीने की 11 तारीख को 91 और 18 तारीख को 97 सीटों के लिए होने वाले पहले और दूसरे चरण के अधिकांश उम्मीदवारों के नाम हो सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी अध्यक्ष अमित शाह और समिति में शामिल पार्टी नेता इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। वहीं बीजेपी ने केरल में बीडीजेएस और केरल कांग्रेस के साथ गठबंधन का ऐलान कर दिया है। बीजेपी महासचिव मुरलीधर राव ने कहा कि पार्टी केरल में 14 सीटों पर प्रत्याशी उतारेगी। वहीं भारत धर्म जनसेना 5 सीटों पर और पीसी थॉमस की अगुवाई वाली केरल कांग्रेस 1 सीट पर चुनाव लड़ेगी। केरल में लोकसभा की 20 सीटों पर 23 अप्रैल को चुनाव होगा। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच गठबंधन हो गया है। कांग्रेस जम्मू और उधमपुर सीट पर और नेशनल कॉन्फ्रेंस श्रीनगर सीट पर चुनाव लड़ेगी। फारूक अब्दुल्ला खुद श्रीनगर से चुनाव लड़ेंगे, जबकि अनंतनाग और बारामूला सीट पर दोनों एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। अभी लद्दाख सीट पर दोनों के बीच बातचीत हो रही है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर की 6 लोकसभा सीटों पर 5 चरणों में चुनाव होना है। जम्मू और उधमपुर की सीट कांग्रेस लड़ेगी। श्रीनगर की सीट मैं लड़ूंगा और फ्रेंडली कॉन्टेस्ट होगा कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का अनंतनाग में और बारामूला में। उसके साथ साथ लद्दाख की सीट भी हम लोग सोच रहे हैं कि उसमें भी कॉन्टेस्ट होगा। नेशनल लेवल पे नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी की एक ही सोच है और वो आज से नहीं है, वो आज़ादी से पहले नेहरू जी के ज़माने में, गांधी जी के ज़माने में, शेख अब्दुल्ला साहब के ज़माने से आज तक रही है। ठीक है, राजनीति में कभी ठंडा गर्म होता है, लेकिन जब भी कोई नेशनल इशू होता है तो हम दोनों पार्टियां हमेशा
दुनिया को दिखे हैं कि हम एक दफा इकट्ठे खड़े हुए। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी चुनाव प्रचार प्रसार के लिए आज मणिपुर पहुंचे। कांग्रेस अध्यक्ष ने मणिपुर में छात्रों से बातचीत के बीच केंद्र सरकार और बीजेपी पर जमकर हमला किया। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के नोटबंदी के फैसले पर सवाल उठाए। और उधर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा पूर्वांचल के दौरे पर हैं। आज प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में हैं, जहां लगातार उन्होंने कई घंटों घाटों और मंदिरों पे बिताया और इस दौरान प्रियंका गांधी ने काशी विश्वनाथ मंदिर में भी पूजा अर्चना की। प्रियंका की 140 किलोमीटर की बोट यात्रा का वाराणसी आखिरी पड़ाव है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को मजबूत करने की लड़ाई वाराणसी से ही लड़ी जाएगी और ये एक तरह से आजादी की लड़ाई है। बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने कहा है कि वो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी। उन्होंने कहा गठबंधन बेहतर स्थिति में है और उनका मानना है कि वर्तमान परिस्थितियों में चुनाव ना लड़ना पार्टी के हित में रहेगा। देश के वर्तमान हालात व जरूरत को देखते हुए तथा अपनी पार्टी की मूवमेंट के व्यापक हित के साथ साथ जनहित व देश हित का भी यही तकाजा है कि मैं लोकसभा का चुनाव अभी नहीं लड़ूं। और यही कारण है कि मैंने फिलहाल लोकसभा का आम चुनाव नहीं लड़ने का फैसला लिया है। मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा भरोसा भी है कि हमारी पार्टी के लोग मेरे लिए गए इस मिशनरी फैसले को जरूर समझेंगे। गोवा में बीजेपी की अगुवाई वाली प्रमोद सावंत सरकार ने आज सदन में बहुमत साबित कर दिया। फ्लोर टेस्ट के दौरान सरकार को 20 विधायकों का समर्थन मिला, जबकि 15 विधायकों ने विरोध में वोट डाला। फिलहाल सदन की संख्या 36 है, जिसमें बहुमत के लिए सरकार को 19 विधायकों का साथ चाहिए था। फ्लोर टेस्ट के दौरान सावंत सरकार को बीजेपी के 11, महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी के 3, गोवा फॉरवर्ड पार्टी के 3 और 3 निर्दलियों का समर्थन मिला। कांग्रेस के 14 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के 1 विधायक ने विरोध में वोट डाला। मनोहर पर्रिकर के निधन के बाद सियासी रस्साकशी के बीच प्रमोद सावंत ने 11 मंत्रियों के साथ शपथ ली थी। गोवा की 40 सदस्यीय विधानसभा की वास्तविक संख्या अब घटकर 36 रह गई है, क्योंकि मनोहर पर्रिकर और बीजेपी विधायक फ्रांसिस डिसूजा का निधन हो गया। इसके अलावा कांग्रेस के 2 विधायक सुभाष शिरोडकर और दयानंद सोपते ने इस्तीफा दे दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑडियो ब्रिज के जरिए 25 लाख चौकीदारों के साथ सीधा संवाद किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज चौकीदार शब्द देशभक्ति का पर्याय बन गया है और कामदारों का अपमान करना नामदारों की आदत है। मैं गाली को गहना बना लेता हूं। उन्होंने ये भी कहा कि पूरा देश चौकीदार बनने की शपथ ले रहा है। चौकीदार चौकन्ना रहे तो भ्रष्ट बिचौलियों पर लगाम लग सकती है। गरीबी के अस्त होने तक चौकीदार आराम से नहीं बैठेगा। चौकीदारों से संवाद के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक पर सबूत मांगने वालों पर हमला बोलते हुए कहा कि टुकड़े टुकड़े गैंग के लोगों से ये बात हजम नहीं हो पा रही कि हमारी सेना ने पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की है और आतंकी कैंपों को तबाह किया है। वायुसेना द्वारा की गई एयर स्ट्राइक से चोट पाकिस्तान को लगी है, लेकिन दर्द हिंदुस्तान के कुछ लोगों को भी हो रहा है। ये भी देखने का माहौल है ना कि चारों तरफ माहौल बन गया है और उसको तो आपको भी गर्व होगा। आज पूरा देश चौकीदार होने की शपथ ले रहा है। आज चौकीदार शब्द देशभक्ति का पर्याय बन गया है, ईमानदारी से काम करने का पर्याय बन चुका है। और मैं आपको बताऊं, मेरा ये कोई पहली बार अपमान नहीं हुआ है। ये नामदारों की फितरती है। नामदारों की आदत होती है कामदारों के प्रति नफरत फैलाना, असहिष्णुता, ये उनके स्वभाव में है और ये इतना जल्दी जाने वाला भी नहीं है। कामदार कुछ भी कर ले, अगर कोई कामदार प्रधानमंत्री भी बन जाए तो भी ये लोग उसे ऐसे ही अपमानित करते रहेंगे। साथियों, मेरा मानना है कि कोई नाम से बड़ा नहीं होता है, बल्कि अपने काम से होता है।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि जीएसटी परिषद देश की एक ऐसी संघीय संस्था है जिसने अपनी 34 बैठकों में आम राय से निर्णय लिया और देश को मजबूत किया। उन्होंने कहा कि कृषि, ग्रामीण विकास और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी जीएसटी जैसी एक संघीय संस्था की आवश्यकता है जो राज्य और केंद्र के मध्य में समन्वय का कार्य करे। जीएसटी काउंसिल इस देश की पहली संघीय संस्था है जहां केंद्र और राज्य अपने अपने अधिकार उस काउंसिल को दे देते हैं और इकट्ठा मिलकर निर्णय करते हैं। इन निर्णयों का असर यह है कि बीसीओ टैक्स समाप्त हो गए, केवल एक टैक्स बचा। देश में बैरियर समाप्त हो गए, पूरा देश एक बाजार बन गया, एक मार्केट बन गया। इंस्पेक्टर गायब हो गए, विभाग का और व्यापारी का मिलना समाप्त हो गया। सिर्फ वेब के ऊपर डिजिटल तरीके से अपनी रिटर्न फाइल करो और आपको असेसमेंट मिल जाएगा। कलेक्शंस बढ़ गए और इस अनुभव में हमने देखा कि व्यापार का, उद्योग का, उपभोक्ताओं का और राज्यों के राजस्व का भी लाभ हुआ। इस सफल प्रयोग के बाद मैं मानता हूं कि जीएसटी काउंसिल जैसा संघीय ढांचा चाहे बिना किसी कानून के हो, राजनीतिक आम राय से कृषि और ग्रामीण विकास का एक क्षेत्र है जिसके लिए बनना चाहिए और स्वास्थ्य और चिकित्सा दूसरा क्षेत्र है जिसके लिए बनना चाहिए। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपने ब्लॉग एजेंडा 2019 के 10वें भाग में कृषि, ग्रामीण विकास और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी जीएसटी परिषद जैसी एक संघीय संस्था की जरूरत बताई है। उन्होंने कहा कि कृषि, ग्रामीण विकास और स्वास्थ्य ऐसे क्षेत्र हैं जहां केंद्र सरकार किसानों को मदद पहुंचाने, बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और गरीबों के लिए स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पताल के निर्माण पर काफी पैसा खर्च कर रही है। राज्य सरकारें भी इन क्षेत्रों पर खर्च कर रही हैं, इसलिए केंद्र और राज्य सरकारों के बीच समन्वय बढ़ाकर संसाधनों के अनुकूलतम उपयोग की जरूरत है। जीएसटी काउंसिल जैसी संस्था जिसमें राज्यों और राजनीति दलों ने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर आम राय से फैसले लिए, उसी तरह इन क्षेत्रों में भी संघीय संस्था बनाई जा सकती है। वक्त एक ब्रेक का, फौरन हाजिर होंगे, बने रहिए हमारे साथ। रंगों का त्योहार होली। बाजारों में मिलते हैं हर तरह के रंग, कुछ खतरनाक तो कुछ सुरक्षित। क्या है हर्बल रंगों की खूबी और कैसे बचें खतरनाक रंगों से? देखिए देश देशांतर रात 8:30 बजे सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। जल तरंग, मिट्टी चीनी के प्यालों से निकलती अद्भुत स्वर लहरियां और पानी की सतह से गूंजती संगीत की मधुरता। इस संगीत का मिलता है अनेक प्राचीन ग्रंथों में बयान। मिलिंद तुलंकर और सीता दुरै स्वामी जैसे संगीतज्ञों ने बनाई है संगीत की इस अनोखी विद्या में विश्वव्यापी पहचान। और जीवन की 64 महत्वपूर्ण कलाओं में से एक बता गए हैं इसे महर्षि वात्स्यायन। Watch The Big Picture with me, Frank Rausen Pereira, at 9:30 p.m.
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि स्वतंत्र मीडिया लोकतंत्र की आधारशिला है और चुनाव के समय उसकी भूमिका और बढ़ जाती है। आज दिल्ली में भारतीय जनसंचार संस्थान में पहले अटल बिहारी वाजपेयी स्मारक व्याख्यान में उन्होंने मीडिया को फेक और पेड न्यूज़ के खतरे को लेकर आगाह किया। उन्होंने कहा कि मीडिया मतदाताओं के सामने निडरता के तथ्यों को पेश करे, जिससे लोकतंत्र को और मजबूत बनाया जा सके। उपराष्ट्रपति ने मीडिया से मतदान को प्रोत्साहित करने की भी अपील की। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने बुधवार को दिल्ली के IIMC में पहले अटल बिहारी वाजपेयी स्मारक व्याख्यान को संबोधित किया। मतदाताओं को जागरूक बनाने में मीडिया की भूमिका विषय पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि मीडिया को पार्टियों का रिपोर्ट कार्ड पेश करना चाहिए, जिससे लोग चुनाव के समय काम और वायदों को लेकर राजनीतिक दलों से जवाब मांग सकें। A free and fair media that can report on the politics of the day in an unbiased manner. Second, an examination of the political agenda, platforms of different parties and their candidates, providing information about their intentions, policies, vision, corruption scandals, if any, the impact of their policies on the country and its citizens. उपराष्ट्रपति ने मीडिया में फेक न्यूज और पेड न्यूज के बढ़ते चलन पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि मीडिया को एक दर्पण की तरह कार्य करना चाहिए, जो सच्चाई को दिखाता है। उसे मतदाताओं के सामने बिना किसी पक्षपात के अहम मुद्दों और चुनौतियों को सामने रखना चाहिए। My dear youngsters, use of money, muzzle power, breaching the limits of election expenditure, invoking caste, region, religion, criminal antecedents of the candidates, paid news, fake news, violating the norms of a level playing field, violating the model code of conduct, inadequate representation of women in legislature are the major pitfalls of our democracy. There is also an effort to combat menace of fake news. It was only yesterday that the Election Commission has held a meeting, evolve a strategy to curb this distortion by media. उपराष्ट्रपति ने चुनाव जीतने के बाद दल बदल को लोकतंत्र का मजाक बताया। उन्होंने ऐसा करने वालों को पहले पद से इस्तीफा देने और फिर से चुनाव लड़कर आने की सलाह दी। उपराष्ट्रपति ने विधायकों और सांसदों के दल बदल और सदस्यता से जुड़े मामलों की तय समय सीमा में निपटान पर भी जोर दिया। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को याद किया। उन्होंने कहा कि अटल जी की भाषा पर पकड़ और शब्द शिल्प श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर देता था। कार्यक्रम में प्रसार भारती के अध्यक्ष ए सूर्य प्रकाश ने भी मीडिया की पारदर्शी और निष्पक्ष भूमिका पर जोर दिया। मोहम्मद फातेह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। 50 साल के लंबे इंतजार के बाद देश को पहला लोकपाल मिल गया है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष को देश का पहला लोकपाल नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लोकपाल की नियुक्ति को मंजूरी दी है। लोकपाल कमेटी के न्यायिक सदस्यों में जस्टिस दिलीप भोसले, जस्टिस प्रदीप मोहंती, जस्टिस अभिलाषा कुमारी, जस्टिस अक्षय कुमार त्रिपाठी का नाम शामिल है। इसके अलावा सशस्त्र सीमा बल के पूर्व प्रमुख अर्चना रामसुंदरम, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्य सचिव दिनेश कुमार जैन, महेंद्र सिंह और इंद्रजीत प्रसाद गौतम को लोकपाल का गैर न्यायिक सदस्य नियुक्त किया गया है। ये नियुक्तियां उस तारीख से प्रभावी होंगी जिस दिन से वो अपने अपने पद का कार्यभार संभालेंगे। इन नियुक्तियों की सिफारिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली चयन समिति ने की थी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उसे मंजूरी दी। समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट केस में पंचकुला की NIA अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने मुख्य आरोपी असीमानंद समेत सभी 4 आरोपियों को बरी कर दिया है। इस धमाके में 68 लोगों की जान चली गई थी। इससे पहले समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट केस में पाकिस्तानी महिला राहिला वकील की याचिका खारिज कर दी गई। इसके बाद अदालत ने इस मामले में अपना फैसला सुनाया। न्यायालय में आज सुबह पहले 311 की एप्लीकेशन एक महिला की तरफ से, पाकिस्तान महिला की तरफ से लगाई गई थी। पहले उस एप्लीकेशन को खारिज किया और उसके बाद दोबारा से केस को कॉल किया गया। केस को कॉल करने पर फाइनल वर्डिक्ट आज ऑनरेबल कोर्ट ने दे दी है और ऑनरेबल कोर्ट ने कहा है कि किसी भी आरोपी के विरुद्ध
प्रोसिक्यूशन जो है अपना कोई भी दोष सिद्ध करने में असफल रही है, इसलिए सभी आरोपियों को बरी किया जाता है। आइए आपको बताते हैं कि समझौता एक्सप्रेस ट्रेन धमाके की परतें कैसे खुलती गईं और किस तरह से आरोपी गिरफ्त में आए थे। भारत पाकिस्तान के बीच चलने वाली समझौता एक्सप्रेस ट्रेन में 18 फरवरी 2007 की रात को बम धमाका हुआ था। इसमें 68 लोगों की मौत हो गई थी और कई घायल हो गए थे। ट्रेन दिल्ली से लाहौर जा रही थी। धमाके में जान गंवाने वालों में अधिकतर पाकिस्तानी नागरिक थे। मृतकों में 16 बच्चों समेत 4 रेलवे कर्मी भी शामिल थे। यह विस्फोट हरियाणा के पानीपत जिले में चांदनी बाग थाने के अंतर्गत सिवाह गांव के दीवाना स्टेशन के नजदीक हुआ था। 20 फरवरी 2007 को इस मामले की जांच के लिए हरियाणा पुलिस की ओर से SIT का गठन किया गया था। चश्मदीदों के बयानों के आधार पर पुलिस ने 2 संदिग्धों के स्केच जारी किए। ऐसा कहा गया कि ये दोनों ट्रेन में दिल्ली से सवार हुए थे और रास्ते में कहीं उतर गए। इसके बाद धमाका हुआ। पुलिस को घटनास्थल से ऐसे 2 सूटकेस मिले जो फट नहीं पाए थे। 15 मार्च 2007 को हरियाणा पुलिस ने इंदौर से 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया था। ये मामले में की गई पहली गिरफ्तारी थी। पुलिस इन तक सूटकेस के कवर के सहारे पहुंच पाई थी। ये कवर इंदौर के एक बाजार से घटना के चंद दिनों पहले ही खरीदा गया था। बाद में इसी तर्ज पर हैदराबाद की मक्का मस्जिद, अजमेर दरगाह और मालेगांव में भी धमाके हुए। इन सभी मामलों के तार आपस में जुड़े बताए गए। जांच में हरियाणा पुलिस और महाराष्ट्र के ATS को एक हिंदू कट्टरपंथी संगठन के शामिल होने के संकेत मिले थे। 26 जुलाई 2010 को मामला NIA को सौंप दिया गया। NIA ने 26 जून 2011 को 5 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। पहली चार्जशीट में स्वामी असीमानंद, सुनील जोशी, रामचंद्र कालसंग्रा, संदीप डांगे और लोकेश शर्मा का नाम था। आरोपियों पर धारा 120B के तहत साजिश रचने के साथ 302 यानी हत्या, 307 हत्या की कोशिश करना और विस्फोटक पदार्थ, रेलवे को हुए नुकसान को लेकर कई धाराएं लगाई गईं। अगस्त 2014 में केस के आरोपी स्वामी असीमानंद को जमानत मिल गई। कोर्ट में जांच एजेंसी NIA असीमानंद के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं दे पाई थी। उन्हें CBI ने 2010 में उत्तराखंड के हरिद्वार से गिरफ्तार किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और वहीं गोधरा ट्रेन जलाने के 2002 के मामले में अहमदाबाद स्थित विशेष SIT अदालत ने आरोपी याकूब पटालिया को उम्र कैद की सजा सुनाई है। बीते साल जनवरी महीने में गोधरा ट्रेन कांड के अभियुक्त याकूब को गुजरात पुलिस ने 16 साल बाद गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की थी। इसके बाद 64 साल के याकूब पटालिया को इस मामले की जांच कर रहे विशेष जांच दल को सौंप दिया गया था। Convicted accused Abdul Ghani Patalia was remained expounding about 16 years from the date of incident. The Honorable Court has considered the entire argument and the witnesses which was laid before this Honorable Court. Honorable Court has considered, and Court has also mentioned in the judgment that it was a gruesome and barbaric murder, mass murder. भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी को लंदन में गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तारी के बाद नीरव को लंदन के वेस्टमिंस्टर कोर्ट में चीफ मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। अब इस केस की अगली सुनवाई 29 मार्च को होगी। वेस्टमिंस्टर कोर्ट ने ही नीरव मोदी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था और इस बीच PMLA कोर्ट ने नीरव मोदी की 173 पेंटिंग्स और 11 कारों की नीलामी की इजाजत दे दी है। नीरव मोदी बैंकों का करीब 13,000 करोड़ रुपए लेकर फरार हो गया था। और अब बात होली की। रंगों का त्योहार होली कल देश दुनिया में मनाया जाएगा, लेकिन उससे पहले ही लोगों पर होली का खुमार चढ़ गया है। आज होलिका दहन किया जा रहा है। ये बुराई पर अच्छाई की जीत का त्योहार है। होली को लेकर जगह जगह सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। दिल्ली के इंडियन हैबिटेट सेंटर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कलाकारों ने समा बांध दिया।
राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने लोगों को होली की बधाई दी है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने होली की पूर्व संध्या पर अपने संदेश में सभी को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा है कि होली के उमंग भरे त्योहार के अवसर पर सभी भारतीयों को बधाई देता हूं। वहीं उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने होली के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा है कि रंगों का त्योहार होली पूरे देश में पारंपरिक उत्साह और उमंग के साथ मनाया जाता है। ये बुराई पर अच्छाई की जीत का उत्सव है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप जुड़े रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। नमस्कार।